अगर इसका मतलब कुछ हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसके लिए कि आप इस हद तक जा रहे हैं, ये सब तैयारी है उस अल्टीमेट जंग जो कि होने वाली है, कि हम फलस्तीनियों के को जब तक उनका हक नहीं मिल जाएगा, हम उनके साथ आखिर वक्त तक है। हमको जब तक अल-कुद्स को हम बरी नहीं, खाली नहीं करा लेंगे इनसे, हम ये लड़ाई जारी रहेगी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में आज संडे है और आज हम सईद नकवी साहब से एक बार फिर मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात जब भी सईद नकवी साहब से होती है तो कई इश्यूज पर हम बात करते हैं, हफ्ते भर की अहम खबरों पर, और उनका जो अपना दुनिया को देख करके जो तजुर्बात हैं उसमें हमें मिलते हैं और बहुत ही बारीकी से इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत ही जब वो किसी चीज पर मुतमईन हो जाते हैं, अपने तरीके से वेरीफाई री वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद कुछ चीजें बयान करते हैं ताकि आप तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचे वो बहुत ही भरोसेमंद हो। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो ईरान में जारी प्रोटेस्ट, जिनको वहां की सरकार फॉरेन स्पॉन्सर्ड दंगे कह रही है, उसके बारे में। उस बीच में वहां कई आतंकी हमले भी हुए हैं, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इसमें क्या कुछ है, क्या वाकई इंटरनेशनल इंटरवेंशन है, मुदाखलत है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मलेशिया में सरकार बदली है। महातिर मोहम्मद जो एक लंबे अरसे से वहां प्राइम मिनिस्टर थे और एक ऑल्टरनेट सोच रखने वाले लीडर थे, जिन्होंने एक वक्त अरब लीग और ओआईसी से हट करके पैरेलल मुस्लिम मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की थी। उनको हराकर उन्हीं के साथ मिनिस्टर रहे हुए और जेल जा चुके लीडर अनवर इब्राहिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसके क्या मानी है ये समझेंगे। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में अहम वाकयात हो रहे हैं, उसमें खास तौर पर जेरूसलम में 2 धमाके हुए हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन इजराइल को एक झटका ये लगा कि उनकी पुलिस की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हैकर्स ग्रुप ने चुरा ली और वो पब्लिक में आम कर दी, ये बताते हुए कि हमारी एक्सेस आपके पूरे सिस्टम तक है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के जो कामिकेज, जिसको कहा जा रहा है शाहिद कामाकीजे, जिसको कामाकीजे कहा जा रहा है, वो ड्रोन ईरान ने रूस को दिए हैं। उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट यानी खुफिया रिपोर्ट इजराइल ने तकरीबन 1 दर्जन मुल्कों को दी थी। ऐसी भी एक रिपोर्ट आई है जो एसोसिएटेड प्रेस ने जारी की है। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ईरान के प्रोटेस्ट पर जो 16 सितंबर में महसा अमीनी की मौत वाकई हुई, मॉरल पुलिस की कस्टडी में बीमार होने पर अस्पताल 3 दिन के बाद, उसके बाद वहां मुसलसल प्रोटेस्ट की खबरें हैं। सरकारी मीडिया या सरकार कहती है कि अब वो दब चुका है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया अब भी उसकी खबरें काफी लगातार दे रहा है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने इस सिलसिले में कई बार हमसे हमारी जब बात हुई तो आप उसको समझना चाह रहे थे। आपके अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं उसके बारे देखिए काजमी साहब, बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल ये है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए, जो कि सिचुएशन तो रियल है, लेकिन उस रियल सिचुएशन को फरोग देने के लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस आगे आगे है, तो एक अजीब और गरीब सी सिचुएशन बन जाती है। यानी ये कि हम तो शुभा हमें ये था शुरू में कि भाई ये जो अमीनी का के ऊपर जो शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, ये किसी तरह से ये एक ऐसा अच्छा शुरू में हुआ क्या
शुरू में ये हुआ कि दुनिया भर की फैशनेबल औरतें, यानी ईरान की, लेबनान की, पेरिस की, उन्होंने फैशन के दुनिया की औरतें, फिल्म की औरतें, थिएटर की औरतें, यूरोपियन पार्लियामेंट की खवातीन, उन्होंने सबने कैमरे के सामने अपने बाल काटना शुरू किए। और वो साहब बाकायदा, यानी कैमरा बिल्कुल स्टडी, उनका फ्रेम, चेहरा, तो ये सब चीजें जो हैं, ये हमको हर मौके की गजलें मुंह जबानी याद हैं, हम ये जी, सब देख चुके हैं। जी, तो जी। हमें ये एकदम से शक ये होता है कि इतनी परफेक्ट कोरियोग्राफी ये कैसे हो सकती है, किसी भाग दौड़ में नहीं हो सकती, किसी रेवोल्यूशन में नहीं हो सकती, ये बाकायदा ये एक किसी तरीके से चुराए हुए मोमेंट्स हैं, और जिनको कि कोई प्रोफेशनली एग्जीक्यूट कर रहा है। ये तो शुरू में मेरी थी। हुँ, और शुबा क्यों? देखिए, ईरान की सरकार के जो इक़दामात हैं, उनमें उनमें मेरे व्यूज हैं, वो बिल्कुल आप अलग रखिए इस वक्त। इस हुँ, वक्त मैं ये देख रहा हूं कि अगर वहां पे कुछ हो रहा है और उसको अमेरिकन इंटेलिजेंस एंटर करके उसको आगे बढ़ा रही है, तो ये इंटरवेंशन है, ये इंटरफियरेंस है या नहीं है। हुँ, मैं इस मामले में मेरी बड़ी सख्त नजर है, हुँ, और मैं इन इन बातों को आसानी से लोग, अच्छा, क्योंकि दुनिया में सब लोग वेस्टर्न मीडिया से ही मुतासिर हैं, लिहाजा मेरी ऐसी बातें उनको अजीब और गरीब लगती हैं। ये बिल्कुल एलियन बातें हैं। मेरी बातें ऐसी क्यों हैं? मेरी बातें ऐसी इसलिए हैं कि मैंने हमेशा शुरू से, कोई अब से 20 30 30 साल पहले से ये लेके बेड़ा उठाया है कि दुनिया को, हम लोगों को, हिंदुस्तान को अपनी नजर से देखना चाहिए, और सिर्फ बैरूनी, यानी इसमें वेस्टर्न कुव्वतों की को सोर्सेज मान के हम आगे जो बढ़ते हैं, तो वो हम उनके एजेंडे को पूरा करते हैं। हुँ, हमारा अपना एजेंडा अलग है। हो सकता है कि उनका एजेंडा और हमारा एजेंडा हमवार हो, हुँ, लेकिन अभी यह है कि भाई, हमारा हमने इसको कैसे देखा है। मसलन हम कैसे मान ले कि जो वहां हो रहा है, और जो एसोसिएटेड प्रेस दिखा रहा है, और जो एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है कि हम वहां हैं, यानी हम खुफिया तौर से, कैसे, क्यों कह रहा है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, जो कि आपके सामीन ने देखा है टीवी पे और हुँ, मिस कर दिया है। जब जयशंकर के साथ एंथनी ब्लिंकन निकले यूनाइटेड नेशन से, तो आपको याद होगा वो सितंबर का महीना था, हुँ, और सितंबर के महीने में ही ये किस्सा शुरू हुआ। जैसे ही वो बाहर निकले, उनसे रिपोर्टर्स ने, एक तरफ जयशंकर खड़े थे, एक तरफ ब्लिंकन, मैं इत्तेफाक से मैंने वो प्रोग्राम देख लिया। उसमें एक रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि अमेरिका किस तरह से इमदाद देगा इन डेमोन्स्ट्रेशंस को, जो कि हिजाब के खिलाफ ईरान में हो रही हैं। उसका जवाब फौरन उन्होंने बाकायदा झुक के यूं बताया कि यूं, यानी इस इतने इतने बड़े, हमारे पास वो हैं, आले हैं, वो हम अंदर पहुंचा देंगे। अब ये कोई समझ नहीं सकता था। मैं इसलिए समझ गया कि मैं इस स्टोरी को सीरिया में कर चुका था। हुँ, दो न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स थे, जॉन पीटर गैंस और जॉन मार्कॉफ, ये रिपोर्टर्स थे न्यूयॉर्क टाइम्स के। इन्होंने एक, ओबामा के जमाने में एक जगह है, अगर वॉशिंगटन के शहर को आप जानते हैं, तो हुँ, उनमें स्ट्रीट्स हैं, टी स्ट्रीट, एल स्ट्रीट। एल हुँ, स्ट्रीट बड़ी फैशनेबल स्ट्रीट समझी जाती। एल स्ट्रीट के 5वें फ्लोर, आप सामीन से मैं तवज्जो चाहता हूँ, हुँ, एल स्ट्रीट के 5वें फ्लोर पर ये रिपोर्टर्स गए। उन्होंने देखा कि जैसे कोई गैराज बैंड है,
वो लड़के नई नई चीजें, बहुत ही डिसेप्टिव किस्म के इंटरनेट सूटकेसेस बना रहे हैं। यानी उस सूटकेस में आप लेके चले जाइए और वो आपके पास इंटरनेट रखा हुआ है। आपको याद है कि पहले 90s में जैसे कि वो सैटेलाइट टेलीफोन हुआ करता था, जी जी जी। उससे उससे ज्यादा एडवांस चीज है ये। और वो वो सैटेलाइट फोन हमने बगदाद से और इराक वॉर कवर करते हुए इस्तेमाल भी किया है, जब हम हमने दूरदर्शन। हम लोगों ने देखा है भाई। उन दिनों में देखिए, ये लोग भूल जाते हैं दुनिया को। आप ये दुनिया भूल गई है कि इराक वॉर, जिसमें कि मिसेस थैचर आगे आगे थी, वो जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, उसमें आगे आगे मिसेस थैचर थी, लेकिन सारा मीडिया का क्रेडिट जो है वो ले गए पीटर आर्नेट CNN के, क्योंकि वो छत पे उसके अल रशीद होटल के, वहां से उन्होंने देखा। हम अल मंसूर होटल की छत पे थे, हमने देखा कि साहब ये कैसे दुनिया को कवर करने का नया तरीका इजाद किया गया है। क्योंकि सोवियत यूनियन अब गिर गया है, तो दुनिया पे छा जाने के लिए जो मीडिया है वो यूं बनाया जा रहा है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। इसीलिए मैं इन मामलों में बहुत जल्दी जिसे कन्वेंशनल विजडम कहते हैं, उसको नहीं बांटता। और ये अभी इन्होंने ये असला, ये आला इन्होंने प्रोवाइड किया बाकायदा, यानी कोई छुपी बात नहीं। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर ये फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये डिक्लेयर कर रहा है कि हम ये आले दे रहे हैं वहां, यानी कोई इसमें कोई छुपी हुई या कोई क्लोक एंड डैगर नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे? ये इंटरफियरेंस है, ये सॉवरेंटी की बिल्कुल वही कि साहब हम अपने नेटो को रूस के बॉर्डर्स पे लाएंगे। अरे भाई, तुमने अपने यहाँ तो मनरो डॉक्ट्रिन लगा रखी है। मनरो डॉक्ट्रिन का मतलब यह है कि अमेरिका के एरिया में फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट तुम नहीं चला सकते। यानी उनके लिए सॉस फॉर द गूस इज नॉट सॉस फॉर द गैंडर। तो ये एक मुश्किल है ईरान में। ईरान में जो हो रहा है वो सीरियस है, इस बात को मान के चलिए। सीरियस है, उसको इन लोगों की सपोर्ट भी है। और ये जब ये बाल बाल काटना तो फैशनेबल औरतों ने कर दिया था, लेकिन जब एक फुटबॉल टीम खड़ी हो जाती है कि साहब, और बिलियंस ऑफ व्यूअर्स के सामने नेशनल एंथम नहीं पकती, तो ये एक मैसेज बहुत सीरियस जाता है। फुटबॉल टीम का जो क्लास कैरेक्टर होता है वो उन खवातीन से मुख्तलिफ है। ये ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास, वही लोग जो जो लोअर मिडिल क्लास, जो कि फौज में भी हैं, पासदारान भी हैं, बसीची भी हैं, और फुटबॉल के प्लेयर्स भी हैं। ये लोग जो हैं ये आम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां तक अगर ये आंच पहुंच गई है तो ये मामला सीरियस है। ये मेरा एक, तो मैंने भाई किसी तरह से, अब मैं वहां तो जा नहीं सकता, तो मैंने किसी तरीके से एक साहब को किसी टेढ़ी बेढ़ी तरह से पकड़ा वहां ईरान में। और कोई ट्रैवल कर रहा था इसी तरह से, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं पिजन करना। यानी कोई कोई जा रहा है, कोई बिजनेसमैन है, उसका भैया हमारा जरा सा काम कर दो यार, जाके वहां से मिलके हमें बता दो, तुम तो हमें जानते हो। हाँ हाँ, हम आपको खूब जानते हैं, तो वहां जब पहुंचना तो हमें टेलीफोन कर देना। तो उसने टेलीफोन कर दिया, और टेलीफोन करके उसने हमें ये बताया। अब देखिए, वहां की पुलिस ने जो पूरी एनालिसिस की है इनकी, उसको वो कहते हैं कुश्ते साजी। कुश्ते साजी यानी के मैन्युफैक्चरिंग डेथ। अब कुश्ते साजी एक लफ्ज है जो अभी आपके व्यूअर्स ने नहीं सुना होगा। ये वहां ईरान में इस वक्त एक खास तबके में, जो कि इंटेलिजेंसिया, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के करीब है, उसके यहाँ ये कॉमन वर्ड हो गया है। कुश्ते साजी क्या मतलब है?
टाइप ए, कुश्ते-साजी का एक उदाहरण, deceased was a participant in anti-government protest, जो मरा वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा था, was deliberately killed by the fellow rioters to increase the body count, that can be blamed on the government. तो एक तो कुश्ते-साजी का ये तरीका है, नंबर 1। नंबर 2, और ये बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन है, ये किसी के पास है नहीं। जी जी जी। नंबर 2, deceased यानी जो मर गया did not participate in the protest and rioting but was targeted and killed to increase body count। यानी आप घर में हैं, आपको मार दिया गया और आपको दिखाया गया कि आप मिलिटेंट हैं जो कि टेरराइज कर रहे थे, और आपने उसको, और ये कहा गया कि पुलिस ने आपको मारा, ये आपकी बॉडी दिखा दी गई। यानी लोगों ने घर में घुस के काज़मी साहब को खत्म कर दिया और ब्लेम कर दिया गया स्टेट के ऊपर। नंबर 2। नंबर A3, जो मरा है died of other causes, disease, traffic accident, suicide, but an elaborate fake narrative was built around the death to blame the government। तो एक elaborate narrative बनाया गया गवर्नमेंट को। इसको गौर से सुने काज़मी साहब, आपके भी आप माथा ठनकेगा। जी 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 बिल्कुल। अब जनाब, ये तो वो है जिसमें कि लोग मरे। फिर दूसरा है जहां डेथ नहीं हुई, कैटेगरी बी, द पर्सन एग्जिस्ट, इज अलाइव एंड हेल्थी, अ डिटेल्ड फॉल्स क्लेम अबाउट हिज मर्डर बाय द गवर्नमेंट इज मेड। एक डिटेल्ड फॉल्स क्लेम, आदमी जिंदा है, हमारे रमेश यहाँ जिंदा बैठे हुए हैं, लेकिन एक फॉल्स क्लेम हमने बना दिया कि साहब ये जो है ये राइटर्स में थे, इनको मार दिया पुलिस ने, और देखिए ये है, और वो एक बना के फिगर दे दी गई। एक फिगर ये है कि द पर्सन डज नॉट इवन एग्जिस्ट, वो आदमी जो कि है ही नहीं। अ डिटेल्ड फॉल्स क्लेम इज मेड अबाउट हिज हैविंग बीन किल्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा साहब, अब इसको आप देख रहे हैं, तो आप हम बाबा हम बाजी आप कहते हैं कि भाई यू डोंट, अंग्रेजी में कहावत है, यू डोंट टीच ग्रैंड मदर टू सक एग, और ये हम बाबा बाजी नहीं है। ये हमें जब ये इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमारे तो माथा ठनकेगा। हम बजाय इसके कि हम इसको बाई करें, असर हमारे ऊपर इसका उल्टा होगा कि यार इस हद तक ये लोग जा रहे हैं ये करने के लिए। यानी ये क्या, अगर इसका मतलब कुछ हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसके लिए कि आप इस हद तक जा रहे हैं, तो कुछ हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। और अभी हाल में आयतुल्लाह अली खामेनी, ये मेरे ख्याल में तारीख उनकी स्पीच मेरे पास है, वो ये है, ये जनाब अली मेरे पास कहाँ से आ गई अल्लाह जाने, नवंबर 19 2022 में आपको भेजूंगा, ये है वो स्पीच। जी 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 ताजा स्पीच है जी, 19 ताजा स्पीच। जी 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 जी, ये स्पीच तकरीबन 6-7 दिन पहले की है, बस एक हफ्ते पहले। 19 तारीख की है। हाँ आज 19 तारीख की है, बिल्कुल वही। और ये इस्फहान में अगर आप इसको पढ़ें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किसी हद तक उनके लेवल के लीडर की घबराहट अगर पढ़े, उनके लेवल पे भी एक एंजाइटी है। और एंजाइटी यानी इतनी बड़ी स्पीच जो कि उन्होंने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर दी, उसमें कम से कम आधी तो नहीं लेकिन कोई 1/3 सिर्फ इन राइट्स के, इन प्रोटेस्ट के बारे में, वो प्रोटेस्ट को राइट्स बता रहे हैं। ये अक्सर गवर्नमेंट्स करती है
यानी जब गोधरा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो फौरन वहां की जो कलेक्टर थी जयंती रवि, उसके हाथ से स्टेट ने लेके वहां पे जो टेररिज्म का इंचार्ज था, कौन, कपिल रवि नाम, उसके हाथ में दे दिया। यानी ये टेररिज्म का केस है, वैसे ही ये केस जो है। तो कहने का मतलब यह है कि साहब कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जो मैं अंदाजा लगा पाया हूं, ऐसा नहीं है कि सरकार हिली हुई है, सरकार में फिक्र है और ये की सरकार गिरने वाली है, ऐसा नहीं। क्योंकि पॉपुलर लोग सड़क पे नहीं आए, पॉपुलर लेवल पे सड़क के ऊपर लोग नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत काफी और ये इसका मैजानी की डेथ से कोई ताल्लुक नहीं। ये वहां पे इतनी किल्लतें हैं। एक लड़के की मैं अगर आपको आवाज सुना दूं, जो कि मेरा वहां गया, उसका मेरे पास टाइम वो है, आपको मैं भेजूंगा, आप देखिएगा। वो कह रहा है कि यहाँ तो अजीबो गरीब हूँ का आलम है। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई खुदा वास्ते हम तो शाह के जमाने में बेहतर। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंसान गया है कि किसी तीसरे मुल्क से, हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं। और मैं आपको भेजूंगा। तो इस हद, लेकिन ये जाहिर है एग्जैजरेशन भी है। नहीं, तो मैं थोड़ा, हाँ, मैं थोड़ा सा एक तो अपने दर्शकों को ये याद दिला दूं कि आपने एंटोनी ब्लिंकन का तो जिक्र किया। अ, खुद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बात कही कि वी आर गोइंग टू फ्री ईरान, यानी उस लेवल तक भी बात हुई। अभी जो, हाँ, इसके अलावा जो बात आप कह रहे हैं कि वहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम शाह के जमाने में बेहतर थे, तो इस किस्म के लोग वहां तकरीबन इनकलाब के शुरू से, मैं 1990 से जाना शुरू किया और तकरीबन मैंने 30 विजिट किए होंगे तकरीबन 20-25 साल के अंदर। तो उसमें ऐसे लोग अक्सर आपको तेहरान में, मशहद में मिल जाएंगे और बहुत आम, खासतौर पर टैक्सी ड्राइवर। लेकिन ये कि हाँ, वो जो आपने बात कही कि सरकार गिरेगी नहीं, सरकार परेशान बहुत है, ये बहुत ही अहम बात है। देखिए, और है क्या, हाँ, मैं, आप भी वहां रहे हैं होटलों में, जी मैं जी जी ईरान में हर शहर में गया हूँ। जी जी जी, और उन शहरों में होटल जो है, वहां बाहर एक प्लाक होता है हाँ, जिसमें कि खवातीन से, औरतों से उनकी एक रिक्वेस्ट है कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ईरानी कल्चर का एहतराम करें। मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती जिसके ऊपर कि लोगों को लोग नाला हो जाए कि साहब वो क्या है, एक दुपट्टा ओढ़ ले। भाई हाँ, हमारे यहाँ औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं। जी आप जी, जब मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हाँ, सर के ऊपर दुपट्टा रख लेते हैं। ये वो अच्छा, दूसरी एक पहलू और भी है, हम्म, मैंने तब देखा और आपने देखा, और हम्म, आजकल वो ये कि जो वहां का हिजाब है, हम्म, वो बिल्कुल स्कार्फ को इस तरह से पहना जाता है हम्म, जो कि पेरिस का फैशन स्टेटमेंट है। जी इस तरह जी से स्कार्फ को पहनना। जी उसके जी जी, बाद, हाँ, उसके अलावा बहुत से, यानी ये ओपन सड़कों पे हाँ, तेहरान में आपको ये नहीं मिलेगा। जी लेकिन जी, छोटे शहरों में अगर आप मोटर से जा रहे होंगे तो औरतें, क्योंकि वहां बसीची हुई है, वो नहीं देख रहे हैं, यहाँ हाँ, देख रहे हैं, वहां पे जी, वो अपना बिल्कुल खुले बाल जारी। तो हाँ, ये इतना स्ट्रिक्टली हाँ, स्ट्रिक्टली ये किस्सा है इकोनॉमी का। जी, खुद अयातुल्लाह खामनी ने इस बात का एतराफ किया कि हमारे यहाँ बहुत से सोशल इल्स हैं और हाँ, हमारी इक्तिसादी हालत। फिर मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि भाई इकोनॉमी के लिए ये करो, ये करो, ये करो, और मेरी बात नहीं मानी गई। उन्होंने ये हम्म, कहा, मेरी हाँ, बात नहीं मानी गई, हम्म, अब देख लीजिए ये है। तो हम्म, यानी परेशानी बहुत है, हाँ, परेशानी इकोनॉमी की वजह से है। लेकिन एक चीज बड़ी मुश्किल होती है, इस हम्म, तरह के झटके जो हैं, हाँ, वो लोगों को एक कंपोज कर देते हैं। जी जी मुल्क के लिए एक एक थेरेपी गोया होती है, जी जी, वो एक झुरझुरी सी आती है। उसके हाँ, बाद लोग जो हैं वो रास्ते पे आ जाते हैं। जी, स्टेट भी सोचती है हाँ, कि हमारे, देखिए, एक बड़ी अजीब बात है काजमी साहब,
वो ये कि ये एक अजीब अजीब मुल्क है जहां की क्लर्जी हुकूमत कर रही है। हाँ हाँ। भाई ये तो सिर्फ पोप कर रहा है वेटिकन में, जी जी उसके जी अलावा तो कहीं नहीं है। जी अब जी जी। ये सारा किस्सा एक तो ये है, और दूसरा उस क्लर्जी ने जो पोजीशन ले रखी है, हाँ वो पोजीशन ये है कि हम फलस्तीनियों के को हाँ जब तक उनका हक नहीं मिल जाएगा, हम उनके साथ आखिर वक्त तक है। हाँ। हमको जब तक अल-कुद्स को हम बरी नहीं, खाली नहीं करा लेंगे इनसे, हम ये लड़ाई जारी रहेगी। तो इस तरह की जो पोजीशन ले रखी है। तो तीसरी चीज ये है कि अगर कहीं ईरानियन रिवॉल्यूशन ये बिल्कुल लिबरल डेमोक्रेसी के बरअक्स कामयाब हो गया और लोग खुशहाल हो गए, तो ये तो एक गोया अच्छा नमूना नहीं है हम्म। दुनिया के लिए। जी जी इस तरह के नमूने और भी थे। सद्दाम हुसैन इसीलिए बर्बाद किए गए, जी जी। इसीलिए ये बशार अल असद बर्बाद किए गए। वो वो जो है अपना लीबिया। लिबिया लिबिया वाला जी जी। कदाफी, हाँ क्या था उसके भाई? वो ये था कि क्रेडल टू ग्रेव हाँ। सोशल वेलफेयर उसने बना दी थी। अगर आप बच्चे हैं, आपको इतने $1000 महीने के मिलेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फ्री। अगर आप शादी करते हैं तो एक एक घर आपको मिल जाएगा। आपके बच्चे हो जाते हैं, आपको 2 कमरे का, 3 कमरे का मिल जाएगा। जी आप जी बाहर जाना चाहते हैं, स्टेट आपको बाहर भेज देगी। आपको कोई बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा चाहिए, स्टेट आपको पैसा देगी। और ये सब कामयाबी से चल रहा हो अगर, और एक ऐसा सोशल वेलफेयर सिस्टम हो। अच्छा, मुल्ला वहां कोई नहीं था, यानी हम्म। आप उन्होंने कह दिया कि साहब ये फंडामेंटल है। अरे भाई, वहां मौलाना थे ही नहीं। जी उसने जी। ये कह रखा था कि जो इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता है, हाँ जुमे की नमाज वो पढ़ा सकता है। जी 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 ये जी। था। तो साहब अच्छा, मैं कुछ उसमें थे। उसमें 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 मैं थोड़ा सा और बता दूं कि वो जो आपने कहा ना कि वो मौलवियों के हाथ में सरकार है ईरान की, और वो उन्होंने पोजीशन ली हुई है फिलिस्तीन के सिलसिले में। उसमें एक दो चीजें और थी बहुत ही दिलचस्प, जो कुछ चीजें अब तक हैं, दोहराई जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर अब खामोश हो गए हैं। मिसाल के तौर हम्म, पर अमेरिका शैतान बुजुर्ग है, बड़ा हम्म, शैतान है अमेरिका। हम्म, दूसरे, एक नारा होता था, फारसी का वो अंग्रेजी तर्जुमा बताऊं, नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, इस्लाम इज द बेस्ट। तो वो हाँ, रशिया को भी, सोवियत यूनियन को भी और अमेरिका को, दोनों को शैतान कहते थे। अब रूस से ताल्लुकात उनके बेहतर हैं, और अब इस हद तक है कि यूक्रेन जंग में वो हथियार देने की बात सामने आ रही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, टाइम जरा कम रह गया है, मलेशिया में जो तब्दीली आई है उसे आप कैसे देख रहे हैं? अनवर इब्राहिम वहां प्राइम मिनिस्टर बने। भाई ये अजीब और गरीब घूम फिर के ये बात आई है। अगर आपको याद हो, इनसे बड़ी रकाबत थी महातीर मोहम्मद की उनके पहले टर्म में। हम्म इनको गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ होमोसेक्सुअलिटी के चार्जेस थे, इनके खिलाफ बेपनाह करप्शन के चार्जेस थे, और ये कई बरसों जेल में रखे रहे। हम्म लेकिन इनकी इमदाद कहीं ना कहीं बाहर से भी थी। हम्म अब वो मैं इशारा ना करूंगा, इशारे से ज्यादा ना करूंगा, लेकिन अब इसी वजह से वापस आ गए। देखिए, हम्म अब चीज ये है कि अ, ये अनवर क्या करेंगे, हम्म ये नहीं है। हम्म ये जैसे ली कुआन यू ने सिंगापुर को सिंगल हैंडेडली बनाया और एक ऐसी जगह पे छोड़ के चला गया, तो इस वक्त वो ऑटो पे चल रहा है। उसने ऐसी टीम बनाई जो कि उसको ये बिल्कुल, यानी चुस्त, और वो लिबरल डेमोक्रेसी वगैरह के चक्कर में उनके, उसके बारे में वैसे बात भी नहीं करता। वो हम्म बहुत ही सख्त है। कोई लिबरल डेमोक्रेसी और ये ह्यूमन राइट्स वगैरह का कोई बहुत ज्यादा वहां तस्करा नहीं है। इससे बेहतर मेरे हिसाब से, देखिए, वो तो एक शहर बनाया उसने ना। ये एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी मलेशिया की, जहां पे कि मलेज, चाइनीज और इंडियन, इन तीनों का बैलेंस बनाना, और उसमें इतना फरोग दे देना। वो उसकी जो 2 टावर्स हैं, उनको देख के ये, वो सिर्फ सिंबॉलिक है कि इतनी इकोनॉमी उसने बढ़वा दी महातीर ने।
इसका की जवाब नहीं है। अब यह है कि पोस्ट महातीर मलेशिया, अब और दूसरे इस वक्त मलेशिया और इंडोनेशिया को वेस्ट एक नई आंखों से देख रहा है। इनकी नजर है कि ये पूरा ये तो किसी हद तक यूक्रेन वाला झगड़ा चलता रहेगा, किसी हद तक जो ये चाहते थे वो नहीं हुआ। ये तो चाहते थे कि तहस नहस हो जाएगा सोवियत यूनियन, की रशिया तो बर्बाद हो जाएंगे पुतिन, वो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा यूरोप बर्बाद हो गया और वहां के लाले पड़ गए लोगों की, और हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई चीजों की कीमत। ईरान में, अरे ईरान में एक एक चीज की कीमत ऐसी है, मुझे बताया किसी ने टेलीफोन पे, वो आपको मैं भेजूंगा कि साहब आपके समझ में ना है कि यार एक यानी डबल रोटी कै पैसे की मिलती वहां, बहुत महंगाई है वहां, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो बात ये है कि अब मलेशिया, इंडोनेशिया, अभी हाल में, अभी आप देखिए कवर, इकोनॉमिस्ट पढ़ा कीजिए, इसलिए नहीं कि वो सच बोलता है, इसलिए कि उससे वेस्टर्न एजेंडा मालूम हो जाता है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब उसमें है कि द इग्नोर्ड जायंट, जो अंडर अंडर रिप्रेजेंटेड जायंट, अब वो ये है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं, इंडोनेशिया को, मलेशिया को, ये सब तैयारी है उस अल्टीमेट, वो जिसे कहते हैं कि जंग जो कि होने वाली है चीन के साथ, जो हमारा रकाबत चीन से है, उसके लिए एक पूरी रिंग बनाई जा रही है, साउथ चाइना सी, और वहां पे तो हिंदुस्तान भी उसमें है। ये बड़े बड़ी कुव्वतें भाई, इंडोनेशिया ये 300 मिलियन की पॉपुलेशन है, कोई मामूली पॉपुलेशन नहीं, वो दुनिया में 5th बड़ी पॉपुलेशन है वो, और बहुत इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे है। तो ये है उसमें। अब अनवर को आप देखिए कि वो कैसे, अनवर उनका काम करेगा कि मलेशिया का काम करेगा। महातीर मोहम्मद ने मलेशिया का काम किया, अब अनवर क्या इस पूरे स्ट्रेटेजिक खेल में क्या वो वेस्ट के साथ जाएंगे, या कि एक ऑटोनोमस, मसलन ये जो बेल्ट एंड क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रोड जो उनका है, उसमें महातीर ने मना कर दिया। अब ये कि उसको मना करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि उसमें फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो वो धीरे धीरे, वो अभी कई जगहों पे अटका हुआ है प्रोजेक्ट, लेकिन वो भी अभी उन्होंने गिव अप कहीं नहीं किया, वो चल रहा है। यहाँ नीचे अभी आपके इसमें सिलोन में, श्रीलंका में चल रहा है, वो पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये है। अच्छा, चलते चलते बेल्ट एंड रोड पर मुझे एक बात समझ में आई, एक चीज याद आई कि आम तौर पर कुछ उन मुल्कों में जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं, मैं ईरान के कुर्दिस्तान की बात कर रहा हूं, एक बार कुछ ईरानी लोगों, मैं कहना भूल गया कि वहां ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल आपने सही जगह, उस्ताद हो यार तुम भी, तुमने जो जगह पकड़ी है वही कुर्दिस्तान, और वही ये दूसरा रसीस्तान से लेके ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, जहाँ पे कि शिया सुन्नी झगड़े भी हैं, उनको भी बढ़ाया जा रहा है, उसकी भी कोशिश है। तो ये बिल्कुल आपने, अब असल में होता यह है कि इस तरह के प्रोग्राम में अगर सारा कैनवस ले लो तो फिर व्यूअर और रीडर डिविएट हो जाएंगे। लेकिन मैं जो एक बात छोटी सी कह रहा हूं, जो मुझे याद आ रही है कि किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने मुझे एक बार ईरान में बताया कि देखिए, हमने तो ईरानी कुर्दिस्तान में सड़कों का जाल इतना बेहतरीन बिछा दिया है कि आमतौर पर तो यह समझा जाता है कि यह तरक्की हो रही है। अच्छा, तरक्की है भी, लेकिन वहां तक एक्सेस हमारी अच्छी हो गई सड़कों के जरिए। यह एक ऑब्जर्वेशन। अब मैं बस एक मिनट में आपसे जवाब चाहूंगा, आपकी क्या सोच है? शायद मैं जिस तरह से सोच रहा हूं, क्या
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर कंट्रोल करने का चीन का एक बहुत बड़ा जायंट प्लान है, जो किसी जमाने में अगर ये पूरा हो गया तो उसकी एक्सेस दुनिया के बहुत से मुल्कों में हो जाएगी। क्या ये उस तरह से भी देखा जा सकता है? देखिए, दो तरह से दुनिया को देखिए। अमेरिकन ने क्या किया, उन्होंने असलहों की एक पूरी लिंक बनाई, इधर असलहा दे रहे हैं, उधर असलहा दे रहे हैं, आपको जंगों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो ये कुछ कर ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि भाई इसमें हम डेवलपमेंट में हैं, तुम्हारा भी डेवलपमेंट जब एरिया होगा उसमें तुम्हारे यहाँ भी बिजनेसेस होंगी, तुम्हारा भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा। मुझे तो इसके अंदर कोई, हाँ, लेकिन इसमें चीन की गिरफ्त में बहुत से लोग आ जाएंगे, इसमें तो कोई है। तो अगर आप ये कि भाई ये आग से खेलना भी है और साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, तब ऐसे नहीं चलेगा। आपको देखिए वो क्या कह रहे हैं, नहीं, आप उनके साथ रहिए जो आपको असलहे बेचते हैं, या आप उनके साथ जाइए जो आपके साथ कह रहे हैं हमसे मिलके धंधा करो, हमारे पास दौलत बहुत है, हमारे पास बेपनाह पैसा आ गया है, हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। वो हमने अपने पड़ोस में श्रीलंका और बांग्लादेश में देखा, जिसमें बाकायदा भारत अपने आप को जरा साइड में महसूस कर रहा है, साइडलाइन, और चीन का असर बढ़ रहा है। और जाते जाते एक बात और भी कर लें जो आपने नहीं की, बिल्कुल मोहल्ले के मुल्क में इलेक्शन हुआ है 3 दिन पहले, और वो अभी इतना टाइट है कि एक बिल्कुल वहां भी नई फोर्स निकली है, जरा सा वो भी आम आदमी पार्टी किस्म की है, और लेकिन उसके बाद ये हुआ कि साहब वो निकली है और जो लेफ्ट प्रचंडा वगैरह है वो बिल्कुल दब गए हैं, और कांग्रेस के 2 विंग्स जो हैं वो आगे आगे हैं, और अब मालूम हुआ कि कम्युनिस्ट जो कि बिल्कुल पिट गए थे, अब उनके बगैर कोई सरकार बनी। जी, ये बहुत ही अहम है, ये बहुत ही अहम है। नेपाल के बारे में आपने बताया, और ये कि क्या जिस तरह से आपने इंडोनेशिया, मलेशिया का जिक्र किया, क्या चीन की उन तैयारियों का ही ये हिस्सा होगा, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। जब भी हम आपसे बात करते हैं बहुत सी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, और जो तजर्बा आपका इसमें होता है, ईरान के बारे में जो आपने बारीकी से बताया, वो बहुत ही अहम है, और नतीजा भी बहुत अहम है कि सरकार परेशान जरूर है लेकिन सरकार गिरेगी नहीं, ऐसी हालत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।